स्प्रेडशीट देखते हैं। स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी है स्प्रेडशीट, जॉट फॉर्म टेबल्स भी है, और एप्पल नंबर्स भी हैं, गूगल शीट भी है, ईथर कैल्क भी है, स्मार्ट शीट भी है, सी टेबल भी है, और स्टैक बाय भी है, ओपन ऑफिस कैल्क भी है, लिब्रे ऑफिस भी है स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस भी है स्प्रेडशीट, जोहो शीट भी है, लोटस 1 2 3 भी है, और क्विप है। देखिए, इसमें जो लोगों को थोड़ा दिक्कत करता है, याद नहीं होता है, क्विप और एक स्टैक बाय और लोटस 1 2 3। बाकी सब में देखिए आपको पता चल जाएगा। स्प्रेडशीट में जितने भी कैलकुलेशन वाले काम होते हैं, सांख्यिकी वाले काम, यही सब होता है स्प्रेडशीट में। तो देखिए, टेबल में यही सब होगा, जितने भी कैलकुलेशन वाले काम होंगे। शीट में वही सब होंगे जो लिखने पढ़ने वाली चीज़ें होगी, जो न्यूमेरिकल होंगी। कैल्क भी वही होता है। एक्सेल तो फेमस है इसके लिए। ऑफिस में भी यही सब काम होते हैं, जितने भी स्टैटिकल और न्यूमेरिकल वर्क होते हैं। बाकी पता चल जाएगा। क्विप और स्टैक बाय याद रखिएगा। एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है। एमएस एक्सेल जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है। एमएस एक्सेल इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट वर्कशीट प्रोग्राम है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्प्रेडशीट वर्कशीट और टेबल्स चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। इस स्मार्ट शीट का प्रयोग इस स्मार्ट शीट का इस्तेमाल स्प्रेडशीट वर्कशीट और टेबल्स चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट वर्कशीट और टेबल बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल का प्रयोग डाटाबेस तैयार करने में, जितने स्टैटिकल काम होते हैं, डाटा व्यवस्थित करने में, डाटा स्टोर करने में, डाटा एनालिसिस करने में, डाटा एंट्री करने में, कैलकुलेशन करने में, डेटा का ग्राफ तैयार करने में, डेटा ग्राफ का तैयार करने में, स्प्रेडशीट वर्कशीट टेबल्स चार्ट बनाने में, सब में काम किया जाता है, डेटा का ग्राफ तैयार करने में। तो देखिए, एमएस एक्सेल का यूज कहाँ कहाँ है। ऑटोमेटिक रिसेप्टिव टास्क में, फोरकास्टिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल ड्यूटीज़ में, और कैलेंडर एंड शेड्यूल में, कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस डाटा, अकाउंटिंग एंड बजटिंग, रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, और डाटा एंट्री स्टोरेज, ये सब है। बिजनेस यूजेज ऑफ एक्सेल। एक्सेल का बिजनेस में क्या यूज़ है? डाटा एंट्री में है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन में है, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस डाटा में है, विजुअलाइजिंग एंड रिपोर्टिंग में है, बजटिंग एंड अकाउंटिंग में है, शेड्यूलिंग एंड कैलेंडर में है, ऑटोमेटिंग रिपोर्टिंग टास्क में है, फोरकास्टिंग में है। ये सब जानते हैं, सब काम होता है। वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन 1 1985 में आ गया था। एमएस एक्सेल का जो पहला वर्जन था 1985 में, एमएस एक्सेल का 11वां वर्जन 2003 में, 12वां वर्जन 2012 में। एक्सटेंशन नेम चेंज, नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज चेंज्ड। जो 12वां वर्जन आया था ना, इसमें एक्सटेंशन नेम चेंज हो गया था, नंबर ऑफ कॉलम और रोज भी चेंज हो गए थे। 2007 में 12वां वर्जन जो आया था, ये इम्पोर्टेंट है। और 12वां वर्जन जो एक्सेल का आया 2010 में, इसमें स्पार्कलाइन ग्राफिक्स आया, पाइवोट टेबल स्लाइसर भी जोड़ा गया,
और 64 बिट का वर्जन ये था। 64 बिट मतलब कितना बाइट हुआ, 8×64, ये 8 बाइट का हुआ। और 15वां वर्जन जो था 2013 में, 16वां वर्जन 16 में, 17वां वर्जन 19 में, 18वां वर्जन 21 में आया। एक्सटेंशन नेम एक्सेल का 2003 तक ना .xls था। 2003 के बाद 2007 से, वैसे 2007 से जो है 2007 MS Excel 365, 2010, 13, 16, 19, 21 में .xlsx ये हो गया एक्सटेंशन नेम एक्सेल का। MS Excel को स्टार्ट कैसे करते हैं, बाय रन कमांड से और बटन से। रन कमांड से क्या करते हैं, विंडो+R करेंगे और एक्सेल दाब देंगे, इंटर की करेंगे तो खुल जाएगा। विंडो+R दाबेंगे, उस पर एक्सेल दाब देंगे तो इंटर की करेंगे, खुल जाएगा। स्टार्ट बटन से कैसे, आल प्रोग्राम पे जाएंगे, आल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे, उसके बाद एक्सेल पे जाएंगे, एक्सेल के बाद टास्क बार, फिर एक्सेल, ये सब हैं। सर्च से भी एक्सेल पे जा सकते हैं। विनवर्ड जो था ये तो विनवर्ड था, उसके लिए MS वर्ड के लिए था। सबसे ऊपर टाइटल बार है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और उसके नीचे रिबन टैब है। रिबन टैब में वही सब होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, एड इन, ये सब होता है। और इसी में टूल बार होता है, फाइल टैब होता है, और देखिए नेम बॉक्स होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, A1 जो लिखा हुआ है। ये जो गिनती होती है 1 2 3 4 ना, ये रोज़ होते हैं। 1 2 3 4 जो सब 7 ये सब जो गिनती है ये सब रोज़ होते हैं। और जो ABCD जो है ये सब कॉलम होते हैं। इसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिया है, तो ये शायद पुराना है, वैसे शीट 1 ही होता है, बाकी जोड़ सकते हैं। स्टेटस बार, वर्कशीट एरिया, और व्यूज़ बटन, और जूम स्लाइडर। ABCDF कॉलम, वर्टिकल कॉलम ABCD। ABCD ये रो एंड हॉरिजेंटल। रो जो होता है 1 2 3 गिनती होती है, हॉरिजेंटल में जो होता है, रो में जो होता है ना वो गिनती होती है। हॉरिजेंटल जो होता है रो हॉरिजेंटल होता है, गिनती वाला होता है 1 2 3 4, और जो कॉलम होता है वर्टिकल होता है, ABCD में होता है। सेल एड्रेस A3, पहले गिनती आएगा फिर संख्या बाद में आएगा। सेल एक्सेल का जो सेल एड्रेस है, सेल एड्रेस बॉक्स में शो होता है। सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। सेल एड्रेस कहाँ होता है, नेम बॉक्स में। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके पीछे रिबन टैब होता है, और टाइटल बार के ऊपर ही लेफ्ट हैंड साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन।
वर्कबुक यह एक एक्सेल फाइल होती है वर्कबुक, जिसके अंदर कई वर्कशीट होता है। वर्कबुक में ना, वर्कबुक एक फाइल होता है पूरा, इसके अंदर कई वर्कशीट होते हैं जिनमें डेटा स्टोर होता है। अच्छा, कई वर्कशीट को मिला के एक वर्कबुक बनता है, ध्यान दीजिएगा। और MS एक्सेल में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से बुक 1 नाम से सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट 1, बुक 1 या डॉक्यूमेंट 1। MS एक्सेल में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से बुक 1 नाम से सेव करते हैं। MS एक्सेल में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से बुक 1 नाम से सेव करते हैं, जिसे डॉक्यूमेंट 1 भी कहते हैं। MS एक्सेल में किसी फाइल को डिफ़ॉल्ट रूप से बुक 1 नाम से सेव करते हैं, इसे डॉक्यूमेंट 1 भी कहते हैं। ग्रिडलीनेस, इसका प्रयोग रो एंड कॉलम की सहायता से सेल्स को अलग करने के लिए किया जाता है। ग्रिडलीनेस। MS एक्सेल में अगर कोई किसी भी नाम से सेव नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 या वर्कबुक 1 के नाम से सेव होती हैं। MS एक्सेल अगर ना कोई सेव नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 या वर्कबुक 1 नाम से सेव होगा। सेल वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ में बनी होती है। जो वर्कशीट होता है, वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ में बनी होती है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है। पंक्ति और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक सेल बनाता है। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक सेल बनाता है। स्प्रेडशीट के ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को सेल कहते हैं। वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ में बनी होती है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक सेल बनाता है। स्प्रेडशीट के ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को सेल कहते हैं। वर्कशीट पंक्ति और स्तंभ में बनी होती है। पंक्ति और स्तंभ का विभाजन सेल कहलाता है। पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन एक सेल बनाता है। स्प्रेडशीट के ग्रिड में प्रत्येक व्यक्तिगत बॉक्स को सेल कहते हैं। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खानों को सेल कहा जाता है। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। द बॉक्स मेड बाई कटिंग ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सॉ। रो एंड कॉलम के कटान से बनने वाले खाने को सेल कहा जाता है। MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है। MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है। नहीं, MS एक्सेल का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सेल कहलाता है। यह एक्सेल की सबसे छोटी या मूल इकाई होती है। सेल पॉइंटर। एक्सेल में कर्सर को सेल पॉइंटर कहते हैं क्योंकि यह हमेशा एक सेल को इंगित करता है। सेल पॉइंटर एक्सेल में कर्सर
को सेल पॉइंटर कहते हैं क्योंकि यह हमेशा एक सेल को इंगित करता है। सेल पॉइंटर, एक्टिव सेल। एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। एक स्प्रेडशीट में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। एक्टिव सेल जो है, एक स्प्रेडशीट में वर्तमान चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। इसे सेल के चारों ओर एक बोल्ड आउटलाइन के द्वारा पहचाना जाता है। एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फार्मूला बार में दिखाई देता है। एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फार्मूला बार में दिखाई देता है। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में प्रदर्शित होती है। एक्टिव सेल में मौजूद कंटेंट फार्मूला बार में दिखाई देता है। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट A1 सेल एक्टिव सेल के रूप में प्रदर्शित होती है। प्रत्येक सेल का अपना सेल एड्रेस होता है जो हमें नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल पर डायरेक्ट सेल एड्रेस को भर के जा सकते हैं। नेम बॉक्स, प्रत्येक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है जो हमें नेम बॉक्स में शो होता है। नेम बॉक्स की सहायता से हम स्प्रेडशीट की किसी भी सेल या डायरेक्ट सेल एड्रेस को भर के जा सकते हैं। नेम बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट A1 सेल एड्रेस फिल होता है। नेम बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट A1 सेल एड्रेस फिल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस, किसी सेल एड्रेस को लिखते समय पहले कॉलम और फिर रो लिखते हैं। पहले कॉलम लिखेंगे फिर रो लिखेंगे। A1 एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस नेम बॉक्स में शो होता है। एक्टिव सेल का कंटेंट फार्मूला में भी शो होता है। एक्टिव सेल का कंटेंट जो होता है ना, फार्मूला बार में भी शो होता है। एक्टिव सेल का कंटेंट फार्मूला बार में भी शो होता है। एक्टिव सेल का कंटेंट जो होता है वो फार्मूला बार में भी शो होता है। वह हमें इसे फार्मूला से भी एडिट कर सकते हैं। सेल रेंज, एक या एक से ज़्यादा सेल के समूह को सेल रेंज कहते हैं। सेल रेंज को कोलन से शो करते हैं। MS एक्सेल में कौन सा विकल्प B1 से B5 की रेंज दिखाता है? MS एक्सेल में B1 से B5 की रेंज दिखाता है। जब हम MS एक्सेल में रेंज सेलेक्ट करते हैं तो सेल पहले सेलेक्ट की है उसका नाम नेम बॉक्स में शो होता है। जब हम MS एक्सेल में रेंज सेलेक्ट करते हैं तो जो सेल पहले सेलेक्ट की है उसका नाम नेम बॉक्स में शो होता है। जब हम MS एक्सेल में रेंज सेलेक्ट करते हैं, जो सेल पहले सेलेक्ट की है उसका नाम नेम बॉक्स में शो होता है। यदि MS एक्सेल में B5 D12 रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस शो होगा? B5। यदि MS एक्सेल में B5 D12 रेंज को सेलेक्ट करते हैं
तो नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस शो होगा? B5। यदि हम MX एक्सेल में B5 D12 रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में कौन सा सेल एड्रेस होगा? B5 पहले वाला होगा। सेल पहले वाले सेलेक्ट की हो उसका नेम बॉक्स में शो होता है, ध्यान रखिए पहले वाला शो होता है, ऊपर लिखा भी है। यदि MX एक्सेल में E10 और Z10 रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या दिखेगा? E10। टोटल नंबर ऑफ सेल कैसे याद करते हैं? कॉलम गुणे रो से, कॉलम गुणे रो से। टोटल नंबर ऑफ सेल इन सेलेक्टेड रेंज निकालने के लिए कॉलम व रो की संख्या गुणा कर देते हैं। जैसे A1 से A10 तक है ना, तो 1 गुणे 10, तो 10 आ गया उसका रेंज, सेल आ गया 10 सेल है इसमें। इसमें A1 जो है कॉलम 1 है और रो 10 है, तो 1 गुणे 10। और A1 से C5 तक, तो इसमें जो कॉलम है वो ABC है, कॉलम जो है ABC है, 3 हो गया कॉलम। A से लेकर C तक है, जो गिनती होता है वो कॉलम होता है, तो A से लेकर C तक ABC, ये 3 कॉलम हो गया। और रो जो होता है वो गिनती होता है रो, तो 1 से लेकर 5 तक गिनती हो गया, तो अब 5 से 15। A8 से E8 तक, देखिए A से E तक इसमें जो कॉलम हो गया 5 हो गया, लेकिन रो तो एक ही है ना, 8 ही है, तो 8 5 गुणे 1 बराबर 5। और A से E तक 5 कॉलम हो गया और 1 से 8 तक रो हो गया, तो 8 × 25 = 40, इसका उत्तर हो जाएगा। G7 से N21, G से लेके N तक कितना है? 8 है, 8 कॉलम हुआ। और 7 से लेकर के 21 तक कितना? 15 रो हुआ, 15 7 22 हो जाएगा ना, 15 8 120। कॉलम 8 है, रो 15 है इसमें। आ, 7 से लेकर 21 तक 15 रो हो गया। और G से लेके N तक जो है 8 कॉलम हो गए। जैसे A B C D ये सब क्या है? तो कॉलम है। 1 2 3 ये सब क्या है? सब रो हैं। तो 5 कॉलम हो गया और 7 रो हो गए, तो 7 × 25 = 35 गुणा कर दिए इसमें। एक्सेल में नंबर लिखे तो राइट अलाइन आता है, एक्सेल में टेक्स्ट लिखे तो लेफ़्ट अलाइन में स्टार्ट होता है। जैसे ये सब गिनती लिखेंगे ना तो लेफ़्ट हो जाएगा, और अक्षर लिखेंगे तो लेफ़्ट ही रहेगा। गिनती लिखेंगे तो राइट हो जाएगा, अक्षर लिखेंगे तो लेफ़्ट ही रहेगा। लगातार सेल को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट सेल, शिफ्ट बटन दबा कर किसी और सेल पर क्लिक करेंगे तो रेंज सेलेक्ट होगी, उसके बीच में जितने सेल आएंगे वो सभी काउंट होंगे। लगातार सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। लगातार सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट+ बटन दबाना होगा। लगातार सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाना होगा। लगातार सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाना होगा। लगातार सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाना होगा। कंट्रोल बटन दबाकर हम भिन्न भिन्न अलग अलग सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल बटन दबा के हम भिन्न भिन्न अलग अलग सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं।
शिफ्ट राइट एरो एक्टिव सेल से दाईं ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस राइट एरो जो होता है ना, एक्टिव सेल से दाईं ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस राइट एरो। शिफ्ट प्लस राइट एरो लेफ्ट एरो एक्टिव सेल से बाईं ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस यूपी एरो एक्टिव सेल से ऊपर की ओर सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस यू अप एरो जो होता है, शिफ्ट प्लस अप एरो एक्टिव सेल से ऊपर की ओर सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस अप एरो जो होता है ना, एक्टिव सेल से ऊपर की ओर सेल को सेलेक्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस डाउन एरो एक्टिव सेल से नीचे की ओर सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस डाउन एरो एक्टिव सेल से नीचे की ओर सेल को डाउन करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए। टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए या अगली सेल पर जाने के लिए है। टैब बटन दबाने से दाईं ओर की सेल पर जाने के लिए या अगली सेल पर जाने के लिए टैब दबाते हैं। शिफ्ट प्लस टैब दबाते हैं तो बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे ना, शिफ्ट प्लस टैब, ये बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब जो है ना, ये बाईं ओर की सेल या पिछली सेल पर जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। इंटर ओके। इंटर ओके। नीचे की सेल पर जाने के लिए ओके, नीचे की सेल पर जाने के लिए ओके इंटर करते हैं। इंटर नीचे की सेल पर जाने के लिए इंटर करते हैं। शिफ्ट प्लस इंटर ऊपर की सेल पर जाने के लिए। इंटर से नीचे जाएंगे लेकिन शिफ्ट प्लस इंटर दाब देंगे ऊपर जाएंगे। टैब इंटर, टैब जो है नेक्स्ट प्लस राइट। टैब यदि दबाएंगे ना तो नेक्स्ट पे जाएंगे या राइट पे जाएंगे। जिस सेल पे आप होंगे यदि टैब दबा देंगे तो राइट हैंड साइड पे जाएंगे या नेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे। और शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो पीछे साइड में जाएंगे जिस पे आप होंगे। इंटर दाब देंगे तो नीचे जाएंगे और शिफ्ट प्लस इंटर दाब देंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे, मतलब ऊपर चले जाएंगे जहाँ पे होंगे आप। स्प्रेडशीट देख लीजिए, ये सब स्प्रेडशीट का हैंड रिटन नोट्स है, ये सब देख लीजिए। ये हैंड रिटन नोट्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एरो, ये वर्तमान में सेल से बाईं ओर की सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट एरो से ना वर्तमान सेल से बाईं ओर की सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस अप एरो, ये एक्टिव सेल से ऊपर की ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट प्लस अप एरो कर देंगे, ये एक्टिव सेल से ऊपर की ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो टू सेलेक्ट ऑल सेल्स कॉलम टू द टॉप ऑफ द करंट सेल। अच्छा, मतलब दोनों का, चाहे शिफ्ट प्लस अप एरो कहिए चाहे कंट्रोल शिफ्ट अप एरो कहिए। ये नहीं, वो शिफ्ट अप एरो तो एक्टिव सेल से ऊपर की ओर सेल को सेलेक्ट करने के लिए। शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो वर्तमान सेल से ऊपर की ओर सभी सेल को सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो शिफ्ट प्लस अप एरो है ये एक्टिव सेल से ऊपर की ओर की सेल को सेलेक्ट करने के लिए, केवल ऊपर की ओर जो एक सेल है ना उसे सेलेक्ट करेगा शिफ्ट प्लस अप एरो।
लेकिन कंट्रोल शिफ्ट अप एरो जो है वर्तमान सेल से ऊपर की ओर की सभी सेल को सिलेक्ट कर देगा। ये अंतर समझिए। और शिफ्ट डाउन एरो जो है एक्टिव सेल से नीचे की ओर की सेल को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट डाउन। और कंट्रोल शिफ्ट डाउन जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन करेंगे तो वर्तमान सेल से नीचे की ओर की सभी सेल को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी, इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी जो है ना, इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं। जो कंट्रोल प्लस डी है, इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी है ना, इसकी सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल के डेटा को ना, इसकी सहायता से कंट्रोल प्लस डी की सहायता से हम एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं। एक्टिव सेल के ठीक ऊपर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में ला सकते हैं। कंट्रोल पर डी डुप्लीकेट कर देगा एक तरीके का। अब कंट्रोल प्लस आर जो है राइट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए एक्टिव सेल के बाईं ओर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए होता है कंट्रोल प्लस आर। राइट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए राइट साइड में सेलेक्ट किए गए राइट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए या एक्टिव सेल के बाईं ओर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए एक्टिव सेल के बाईं ओर वाले सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए जैसे राम लिखे हुए हैं। ये क्या राइट सेल में राइट साइड में ये जो कंट्रोल प्लस आर है राइट साइड में सेलेक्ट किए गए एक्टिव सेल को भरने के लिए या एक्टिव सेल के बाईं ओर वाली सेल के डेटा को एक्टिव सेल में भरने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार पूरे कॉलम को जितने कॉलम है सबको सिलेक्ट करने के लिए और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करने के लिए। देखिए स्पेस बार दोनों में है। कंट्रोल से कॉलम करेंगे और शिफ्ट से रॉ करेंगे। कंट्रोल से कॉलम शिफ्ट से रॉ स्पेस बार। स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में फार्मूला बार जो है फार्मूला बार देखते हैं। स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला एंटर करते हैं वे सब फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है। एक्टिव सेल में मौजूदा डेटा फार्मूला बार में शो होता है। एक्टिव सेल में मौजूदा डेटा फार्मूला बार में शो होता है। एक्टिव सेल में जो मौजूदा डेटा है ना फार्मूला बार में शो होता है। इसका प्रयोग सेल कंटेंट को एडिट करने में भी होता है। इसका प्रयोग सेल कंटेंट को एडिट करने में भी होता है। फार्मूला बार जो है इसका प्रयोग सेल कंटेंट को एडिट करने में भी होता है। स्प्रेडशीट की एक्टिव सेल में जो भी टेक्स्ट या फार्मूला एंटर करते हैं वो सब फार्मूला बार में प्रदर्शित होता है। एक्टिव सेल में मौजूदा डेटा
फार्मूला बार में शो होता है। एक्टिव सेल में मौजूदा डेटा फार्मूला बार में शो होता है। एक्सेस में कैंसिल बटन एक्स फार्मूला बार में बाईं ओर लिखा जाता है। एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित रूट का चिन्ह दर्ज एंटर के बटन को दर्शाता है। एडिट सेल। एमएस एक्सेल में किसी एक्टिव सेल के कंटेंट को हम 3 प्रकार से एडिट कर सकते हैं। पहला, सेल पर डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। दूसरा, F2 बटन दबा के सेल को एडिट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फार्मूला बार पर क्लिक करके किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। फार्मूला बार पर क्लिक करके किसी सेल को एडिट कर सकते हैं। F2 एक्टिव सेल को परिवर्तित करना और नए डाटा को अंत में जोड़ना। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फार्मूला को एडिट करने के लिए। रो एंड कॉलम। रो हॉरिजॉन्टल होता है, 1 2 3 होगा। कॉलम जो है ABCD वर्टिकल होता है। एमएस एक्सेल में रो हॉरिजॉन्टल होता है 1 2 3 गिनती में। कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है ABCD अक्षर में। 5वां कॉलम ही 24वां Z, 24वां 25वां AB, 25 28वां AB, 5वां E, 24वां X, 28वां AB। 5वीं रो का 7वें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा? 5वीं रो का मतलब वही गिनती जो हॉरिजॉन्टल होता है। रो माने गिनती और कॉलम जो होता है ABCD। 20वीं पंक्ति के 10वें स्तंभ का सेल। 20वीं पंक्ति के 10वें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा? बीसवीं पंक्ति के 10वें स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होगा? J20। पंक्ति तो जानते हैं, पंक्ति 1 2 3 दर्शाता है, हॉरिजॉन्टल होता है। जो कॉलम होता है स्तंभ, ये ABCD गिनती दर्शाता है, वर्टिकल होता है। रो एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल 2003। एमएस एक्सेल 2003 में ना रो कॉलम थे 65,536 रो था और कॉलम था 256 लास्ट जो था IV मतलब 4। रो कॉलम इन एमएस एक्सेल 365 7 10 13 16 19 21 में तो 10,48,576 2003 के बाद 7 से ना 10,48,576 रो है और कॉलम है 16,384। ये लास्ट जो है XFD लास्ट कॉलम है। गो टू फर्स्ट कॉलम ए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। यदि आप गो टू फर्स्ट कॉलम में जाना चाहते हैं ना तो इसका जो साइन होगा ये होगा, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट डाल देंगे तो फर्स्ट कॉलम में चले जाएंगे। और लास्ट कॉलम में जाने के लिए जिसका संकेत XFD है, एक कंट्रोल प्लस राइट एरो कर देंगे तो लास्ट कॉलम में चले जाएंगे। और फर्स्ट रो जो होता है कंट्रोल प्लस अप एरो, फर्स्ट रो कंट्रोल प्लस अप एरो। और गो टू लास्ट रो पे जाना चाहते हैं 10,48,576 पे कंट्रोल प्लस डाउन एरो कर देंगे, लास्ट पे पहुंच जाएंगे। फर्स्ट रो 1 है, लास्ट रो 10,48,576 है। फर्स्ट कॉलम 1 है, A है और लास्ट कॉलम XFD है।
लास्ट कॉलम सेल B4 में फार्मूला बराबर D3 प्लस C5 में टाइप करके यदि सेल B4 कॉपी करके F10 में पेस्ट कर दिया जाए तो सेल F10 में फार्मूला क्या होगा? B4 बराबर D3 प्लस C5, F10 बराबर F9 प्लस G11। सेल B4 में फार्मूला D3 प्लस C5 में टाइप करके यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट कर दिया जाए तो सेल F10 में फार्मूला क्या होगा? F10 बराबर H9 G11। सेल A1 में एक फार्मूला B2 प्लस C दिया गया है। यदि सेल A1 को कॉपी करके D4 पेश किया जाता है तो D4 में फार्मूला क्या होगा? A1 बराबर B2 प्लस B3 और D4 बराबर E5 और F6। एक वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों के ग्रिड से मिलकर बनती है। एक वर्कशीट जो है ना, वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों के ग्रिड से मिलकर बनती है, जिसमें आप अपना डेटा एंटर करते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में बहुत अधिक संख्या में सेल मौजूद होती हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। वर्कशीट स्प्रेडशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कशीट कॉलम और पंक्तियों के ग्रिड से मिलकर बनती है, जिसमें आप एक डेटा एंटर करते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में बहुत अधिक संख्या में सेल मौजूद होती हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। वर्कशीट स्प्रेडशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कशीट जो होता है एक MS एक्सेल में पुराने वर्जन जैसे 2003, 7, 10, 13 तक एक्सेल की प्रत्येक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट मौजूद होते थे, लेकिन MS एक्सेल के नए वर्जन 2016, 19, 21, 365 में प्रत्येक एक्सेल की वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 1 वर्कशीट मौजूद होते हैं, बाकी आप बढ़ा सकते हैं। बुक 1 मैक्रो देखिए, वर्कशीट 1, 2, 3 होता है, 3 के पहले तक। अब वर्कशीट 1 है, ये 7 से। MS एक्सेल वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट स्प्रेडशीट 1 है। MS एक्सेल वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट स्प्रेडशीट 1 है। MS एक्सेल वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट स्प्रेडशीट 1 है। MS एक्सेल में वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट या स्प्रेडशीट मेमोरी पर निर्भर कोई सीमा नहीं है। MS एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट या स्प्रेडशीट मेमोरी पर निर्भर कोई सीमा नहीं है। MS एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट या स्प्रेडशीट की मेमोरी पर निर्भर कोई सीमा नहीं है। MS एक्सेल वर्कबुक में न्यूनतम वर्कशीट स्प्रेडशीट 1 होता है, लेकिन MS एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम वर्कशीट या स्प्रेडशीट की मेमोरी पर निर्भर कोई सीमा नहीं है। MS एक्सेल डिफ़ॉल्ट वर्कशीट इन MS एक्सेल 3, 7, 10, 13,
3 है और डिफ़ॉल्ट वर्कशीट MS एक्सेल 2016-19 365 में एक है। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 वर्णों का हो सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 3। MS एक्सेल में किसी वर्कशीट का नाम MS वर्क में किसी वर्कशीट का नाम अधिकतम 3 वर्णों का हो सकता है, 31 वर्णों का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, मिनिमम 1 और अधिकतम 31। MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 के रूप में होता है। MS एक्सेल के वर्कशीट का नाम व कलर व स्थान बदला जा सकता है और न्यू वर्कशीट को ऐड या किसी वर्कशीट को डिलीट और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किया जा सकता है। Shift+11 वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए Shift+11, वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए Shift+11। Shift+F11 एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए, एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए Shift+F11 और एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए Ctrl+पेज अप। एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए Ctrl+पेज अप। एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए ये Shift+11। अच्छा, इंसर्ट न्यू वर्कशीट, सॉरी गलत पढ़ रहे थे, इंसर्ट न्यू वर्कशीट पे ना, इंसर्ट न्यू वर्कशीट के लिए Shift+11 होता है। इंसर्ट न्यू वर्कशीट, कोई नया वर्कशीट आप जोड़ना चाहते तो Shift+11, कई बार गलत पढ़ दिए थे। एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन। एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पर जाने के लिए पेज अप। थोड़ा उल्टा क्यों लग रहा है यार ये वाला। एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पे जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन। एक वर्कशीट से दाईं ओर की वर्कशीट पे जाने के लिए Ctrl+पेज डाउन। एक वर्कशीट से बाईं ओर की वर्कशीट पे जाने के लिए Ctrl+पेज अप। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, अनहाइड शीट, सेलेक्ट ऑल शीट। इसके लिए हम वर्कशीट को वर्कशीट टैब से जिस वर्कशीट को मूव करना है पर लॉन्ग क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। शीट 1, शीट 2। यदि सेल J10 में E5+29 लिखा जाता है, फिर सेल J10 को कॉपी करके P16 में पेस्ट किया जाता है, तो P16 सेल पर क्लिक करने से फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा? J10 से E5+29 P16 प्लस P16 आ जाएगा इधर और K11 29। यदि सेल J10 में E5+29 लिखा जाता है, फिर सेल J10 को कॉपी करके P16 में पेस्ट किया जाता है, तो P16 सेल पर क्लिक करने से फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा? P16 के बाद K11 29। यदि सेल I16
में I16 में बराबर E7 + L8 लिखा जाता है। फिर सेल I16 को कॉपी करके Q13 में पेस्ट किया जाता है। तो Q13 सेल पर क्लिक करने से फार्मूला बार में क्या दिखाई देगा? I16 E7 + L8, तो Q13 N4 + T5। रिबन टैब या मेनू बार लिस्ट इन एक्सेल। एक्सेल में जो होता है ना, फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट होता है, फार्मूला होता है, डाटा होता है, रिव्यू, व्यू, हेल्प होता है। देखिए एक्सेल में ना फार्मूला और डाटा केवल एक्सेल में ही होता है और किसी में नहीं होता। फाइल के लिए Alt+F, होम के लिए Alt+होम, इंसर्ट के लिए Alt+N, लेआउट के लिए Alt+P, फार्मूला इन एक्सेल में फार्मूला के लिए Alt+M और डाटा एक्सेल के लिए डाटा में Alt+A, रिव्यू के लिए Alt+R और व्यू मेन्यू के लिए Alt+W। Ctrl+F1 शो या हाइड रिबन बार। हाइड रिबन बार को ना हाइड करने या दिखाने के लिए Ctrl+F1। ये सब है। Alt+F ये बैक, फाइल, ऑफिस बटन इन MS सेक्शन, फाइल बटन में ये सब होता है इतना। Alt+F बैक स्पेस क्या होगा ये? होम, इसकी सहायता से हम एक ब्लैंक वर्कबुक या अन्य टेम्पलेट ले सकते हैं। वह रिसेंटली ओपन फाइल शो होती है। होम जो इसकी सहायता से हम एक ब्लैंक वर्कबुक या अन्य टेम्पलेट ले सकते हैं। वह रिसेंटली ओपन फाइल शो होती है। न्यू, नई वर्कबुक फाइल लेने के लिए, न्यू जो है नई वर्कबुक या फाइल को लेने के लिए Ctrl+N। न्यू, नई वर्कबुक या फाइल को लेने के लिए Ctrl+N। ओपन, सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O या Ctrl+F(R), नहीं F12 है। ओपन के लिए ना न्यू, नई वर्कबुक फाइल लेने के लिए Ctrl+N। ओपन करने के लिए सेव किए हुए काम या सेव की हुई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O या Ctrl+F12। इन्फो के लिए, अपनी फ़ाइल की इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सेव के लिए Ctrl+F, सेव के लिए Ctrl+F। सेव के लिए Ctrl+F। सेव एज, एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव करने के लिए या एक फ़ाइल को दूसरे स्थान पर सुरक्षित करने के लिए F सेव एज। सेव एज को F12 भी कहते हैं। सेव एज को प्रिंट किए हुए काम या प्रिंट देने के लिए, प्रिंट ना किए हुए काम या काम का प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P या Ctrl+Shift+F12। प्रिंट के लिए ना Ctrl+P या Ctrl+Shift+F12। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट निकालने से पहले उसे देखने के लिए कि प्रिंट कैसे निकलेगा Ctrl+F2 या Ctrl+Alt+I। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 या Ctrl+Alt+I। शेयर, फाइल को शेयर करने के लिए एक्सपोर्ट, टू चेंज द फाइल टाइप या टू चेंज फाइल इनटू PDF, फाइल को PDF में बदलने के लिए एक्सपोर्ट। क्लोज, फाइल को बंद करने के लिए, फाइल को बंद करने के लिए Ctrl+W या Ctrl+F4 या Alt+F4। फाइल को बंद करने के लिए Ctrl+W या Ctrl+F4 या Alt+F4। ये स्प्रेडशीट का हैंड रिटन नोट्स देख लीजिए। इसमें Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो वर्तमान सेल से बाएं ओर जाने के लिए ये सब है।